पुरअमन एहतजाज जो हम रिकॉर्ड करवाएंगे। 70 लाख लीटर डेली इनकी कंजम्पशन है। खान साहब को भी मालूम था कि थ्रेट कहां से निकल रही है। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन उसको करने देना। मीट बिल्कुल ना छोड़ें। मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे। तो सबसे पहले इस पर यकीन रखना कि हर तकलीफ के बाद राहत जरूर है। हमने आज से पहले इस तरह का काम देखा नहीं। अभी भी उनका खराब पोजीशन में नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। सैरिश आसिफ ने आज भी हमें ज्वाइन किया है, हमारी खुशनसीबी। लेकिन आज भी मुल्क का मौसम बड़ा सोगवार है। सैरिश, यकीनन हर कोई अरशद शरीफ शहीद का जिक्र कर रहा है, उनकी शहादत का जिक्र कर रहा है। इदारे हो, अमरीका हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, पूरी दुनिया में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कब बंद होंगी। और इमरान खान साहब हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, मरियम नवाज साहिबा हो, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और तलहा बड़े अफसोस की बात है कि जो उनकी फैमिली अरशद शरीफ की, उनको यहाँ तक के एतबार नहीं है। उन्होंने बोला हमारा फैमिली डॉक्टर साथ होगा तो पोस्टमार्टम होगा। दोबारा से पोस्टमार्टम का कहा गया है ताकि मामलात को बेहतर अंदाज में देखा जा सके, इस मामले की तह तक जाया जाए और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन उनकी वालिदा का स्टेटमेंट भी आ चुका है कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उनकी यकीनन वाज़ेह हो गया कि इंसाफ हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल है हासिल करना। कोट ऑफ द डे क्या है ये आपको आज बताएं। टाइम इज लिमिटेड। अरशद शरीफ की मौत से में बात मालूम पड़ गई है। टाइम इज लिमिटेड, सो डू नॉट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। होता यह है कि अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं। यकीनन हमें सोचना चाहिए कि हम अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। और वक्त सबके पास अब कम है, याद रखिए, लिमिटेड है टाइम, इसलिए वक्त का ख्याल कीजिए। मेरी नज़र में 5 वक्त नमाज भी अल्लाह ताला ने मेरे सरिश इसीलिए दी है कि हम अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और आज के दौर में लोग 100 साल नहीं जिएंगे, 80 साल भी नहीं जिएंगे। ये वो नेशन है जो फास्ट फूड पे जी रहा है, ये वो नेशन है जिसको हवा बड़ी पोल्यूटेड मिल रही है, ये वो नेशन है जिसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। और हेल्दी स्टाफ जिसे कहते हैं ना, वो खत्म हो चुका है। हर चीज में आलूदगी आ गई है, 2 नंबरी आ गई है, मसाले और मुर्गी। और सारी सूरत हाल में यही है कि आप अपने वक्त को बेहतर अंदाज में गुजारें, हर लम्हे को जिए, ना कि माजी सोचकर परेशान रहें और ना ही फ्यूचर का सोचकर एक दौड़ में लगे रहें। हर मोमेंट को जिएं और कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखें, उनकी खुशी के लिए अपने इर्द गिर्द वालों का एहसास करें, उनसे प्यार करें। यही जिंदगी है। बड़ी खबर जो कि हम नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, बिल्कुल टॉप स्टोरीज हैं। कौम के सपूत का सफर आखिरत है। पूरी अवाम का भीगी आंखों से अपने हीरो को अलविदा कहा जा रहा है और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कौम के सपूत का सफर आखिरत, पूरी अवाम का भीगी आंखों से अपने हीरो को अलविदा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम। अरशद शरीफ शहीद टॉप ट्रेंड है। इंतजार खत्म, तैयारी शुरू। कप्तान ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब हकीकी आज़ादी के सफर का आगाज होगा। कराची में गवालों की मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया की एक नामानी मुलाकातें, छापे, गिरफ्तारियां सब बेकार। दूध वालों का सरकारी रेट पर दूध बेचने से साफ इनकार। 170 रुपए लीटर कीमत पर अमल कराना कमिश्नर के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। और छाती का कैंसर सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्दों के लिए भी मसला है। आगाही जरूरी है। मर्दों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज के प्रोग्राम में आप जानिए। ये थी आज की टॉप स्टोरीज, टॉप ट्रेंड्स। और अरशद शरीफ साहब जिनका जस्ते टॉप स्टोरीज थी, टॉप ट्रेंड्स अभी आएंगे। अच्छा जी, चलो जी, टॉप ट्रेंड्स भी देख लेंगे। इसी किस्म के ट्रेंड्स भी होंगे क्योंकि टॉप स्टोरीज कल नमाज जनाजा होगी अरशद शरीफ साहब की। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। यकीनन पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त है सरिश। बिल्कुल। और कल कहा जा रहा है कि फैसल मस्जिद में बादस नमाज ज़ोहर उनका नमाज जनाजा होगा। और उनकी वालिदा की ये ख्वाहिश है कि उनके बेटे को शयान शान तरीके से अलविदा कहा जाए और जितनी हो सके आप लोग शिरकत करें। और कल नमाज जनाजा का वक्त तभी बताया गया और यही गुजारिश की जा रही है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, प्रोटोकॉल दें और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हों, उनके नमाज जनाजा में शिरकत करें। यकीनन पूरी कौम शरीक होगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है।
क्योंकि अरशद शरीफ की शहादत नहीं है, ये पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा सदमा अलमिया सानिहा है। बिल्कुल, दस्ते खाकी जब पहुंचा है तो रात के उस पहर भी इतनी बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द हजरात का, खवातीन का वहां पर पहुंचना, और जैसे ज़ारो कतार लोग रो रहे थे, मेरा ख्याल है कि जो कहते हैं ना कि अमर हो गए हैं वो। सच का कत्लेआम है, यकीनन लोग हमेशा याद रखेंगे अरशद शरीफ को। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसकी वजह से वो भी काफ़ी वायरल चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ट्वीट किया था कि लोगों को सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और तनकीदी ट्वीट था वो अरशद शरीफ साहब के ऊपर। लेकिन फिर उनके ऊपर भी ट्रोलिंग शुरू हुई और फिर मरियम नवाज साहिबा को वजाहत पेश करना पड़ गई, और वजाहत में उन्होंने बताया कि जी मेरा यकीनन तनकीद करना मकसद नहीं था, कुछ और मकसद था। प्रोड्यूसर साहब हमें शायद वो ट्वीट्स दिखाएंगे, अगर ये हम फुल पे दिखा सकें, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रीड। यकीनन माय ट्वीट वाज नॉट एम्ड, अगर आप पढ़ें मरियम नवाज साहिबा ने क्या लिखा है, माय ट्वीट वाज नॉट एम्ड एट मॉकिंग अरशद शरीफ से डेथ। यकीनन मॉक नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उनके बयान को ऐसे ही लिया। बिल्कुल। और जनाब दूसरा ट्रेंड जो कि है लॉन्ग मार्च के हवाले से, बड़ी कौम मुंतजिर थी, बार रहा, पूछा जा रहा था खान साहब से कब ऐलान करेंगे, कब ऐलान, भी कह रहे थे कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि बताएं आप कब निकलेंगे। तो अब उन्होंने फाइनली बता दिया है कि जुमे के दिन 11 बजे लिबर्टी चौक से तलहा लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। फिर आप कब जा रही हैं? जब आप साथ चलने को तैयार होंगे तो मैं भी चलूंगी, कोई मसला नहीं। हम यहाँ बैठ के बताएंगे नहीं लोगों को कि क्या हो रहा है लॉन्ग मार्च में, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, वरना जरूर शिरकत कर लें। यकीनन मेरा भी दिल है, और यकीनन अरशद शरीफ साहब का जनाजा भी अटेंड करने का मेरा बड़ा दिल है। मुझे उम्मीद है सब लोग जाएंगे। उनका जनाजा जो है वो जोहर के बाद सरिश कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल जोहर के बाद 2 बजे का वक्त है, आई थिंक सो। अच्छा खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त उमर हयात भी इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। तो उमर हयात बताइएगा, आप अभी 5:30 बजे उनके जस्दे खाकी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया अभी तक। क्या वजूहात हैं इसकी, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल सहरिश, उनका जो जस्ते खाकी है वो इस्लामाबाद के एक निजी हस्पताल में अब भी मौजूद है, और बाकायदा तौर पर उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए पिम्स के हुकाम से बात की गई। लेकिन जो पिम्स में जहां पोस्टमार्टम किया जाता है वो इमारत अभी ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से उनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सका। अरशद शरीफ के जो अहले खाना है उनकी जानिब से पोस्टमार्टम की जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाए, लेकिन क्योंकि अब वो ज़ेर तामीर है। तो ये इमारत जब तक ज़ेर तामीर है, और जब से ज़ेर तामीर है, कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है वहाँ पर क्या? जी बिल्कुल, 2 माह से ये इमारत तलहा ज़ेर तामीर है, और अब तक जो है ये ज़ेर तामीर ही है। और अब क्योंकि वो उनका जो जस्ते खाकी है, उनकी जो मैयत है वो इस वक्त निजी हस्पताल में ही मौजूद है। और लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अब जो है वो अरशद शरीफ के घर के बाहर काफ़ी तादाद में लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लाहौर से आए हैं, और वो जो निजी हस्पताल है जहां उनका जस्ते खाकी रखा गया है वहां वो पहुंचे हैं। फिर उसके बाद वो यहां आए हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर से ताज़ियत के लिए आए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो और लोग हैं वो भी अब ताज़ियत के लिए कुछ ऐसी खबरें भी थी, हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी खबरें भी थी कि पोली क्लिनिक मुंतकिल किया जा सकता है पोस्टमार्टम के लिए, पहले पिम्स कहा जा रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो इमारत वो ज़ेर तामीर है पिम्स की, अब पोली क्लिनिक में ये देखा जाएगा कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन अब क्योंकि अहले खाना की तरफ से ये मुतालबा है तो हुकूमत भी इसमें कोशिश करेगी कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाए, क्योंकि अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान की न सिर्फ सहाफ़त का एक दरख्शां सितारा थे, बल्कि उन्होंने दुनिया में भी अपनी सहाफ़त का लोहा मनवाया। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ उन्होंने काम किया, और हर आंख जो है वो पाकिस्तान एक आखिरी सवाल और हर अच्छा मैं इस पर आपसे बात करूंगी। उमर हयात, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैं ज्वाइन। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी एक अफसोसनाक खबर भी है और गम की लहर है पूरे मुल्क में, वाकई हिला कर रख दिया पूरी कौम को इस मौत ने, इस शहादत ने।
जो अभी सूरत हाल है, कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 आला अफसरान को शामिल किया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस सारे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी कार्रवाई की जाती है, क्या उनका खानदान, उनकी फैमिली उससे मुतमईन है, उनका एतमाद होना उस सारी कार्रवाई पर बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो सहाफ़ी बिरादरी है, जो उनके साथी हैं, कॉलीग्स हैं, जो उनके साथ जिनका उठना बैठना था, क्या वो उससे मुतमईन हैं? देखिए, कार्रवाई तो डाली जा सकती है और मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मुतासरीन हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, वो तो खैर छोटे हैं, नाबालिग हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनके कॉलीग्स, क्या उन्हें उस सारी कार्रवाई पर एतमाद है या नहीं? पहली चीज़ तो ये है जो काबिल गौर है। सही। तो शाह साहब, एक चीज़ और इस सारे मामले में, चूंकि आप फॉरेन मिनिस्ट्री से लिंक्ड रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल जो कि काफ़ी उठाया जा रहा है कि किसने यूए की गवर्नमेंट को ख़त लिखा या फिर कहा कि उनको वहाँ से कहा जाए कि चले जाएं, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मालूम करना क्या मुश्किल है, या फिर आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो फिर आप, ये सवाल तो आपका बिलावल जरदारी से बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन ये अभी तक जवाब इसका आया नहीं ना, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे कीजिए ना। यकीनन हु इज द करंट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन ऑफिस? शाह साहब, सर इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि मैंने अरशद से कहा था कि भाग जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ। जब खान साहब को सर मालूम था कि थ्रेट है और कहां से है, तो अब तक उसकी निशानदेही क्यों नहीं की? अरशद शरीफ भी उस शख्स की निशानदेही करना चाहते थे, शायद इसीलिए मारे गए। देखिए, उन पर एफआईआर तो थी, आपके इल्म में है, और वो खुद कह रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर थे। किससे सर, किससे? खान साहब को मालूम था? खान साहब भी नाम नहीं ले रहे शाह साहब। देखिए, मैं आपको वही आपसे शेयर कर सकता हूं कि मेरे इल्म में है। जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता। अर्ज ये है, वो दबाव में थे। मुझे ये बताइए, कोई आदमी अपना घर, अपने बीवी बच्चे छोड़ के मुल्क से फरार क्यों होगा? अगर वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है तो सर उसके लीडर ने कहा कि मुल्क से फरार हो जाओ, तुम्हारी जान के लिए यही अच्छा है। इमरान खान ने उनसे कहा। देखिए, खान साहब को हो सकता है उनके इल्म में कुछ ऐसा हो जिससे कि उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए उनको ये तजवीज़ की हो, लेकिन बहुत सी चीजें उनके अपने इल्म में भी तो थी। सही। सर करंट सिनारियो में लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी, सेफ्टी आपको नजर आ रही है सर? देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज है, मैं बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करूंगा। बिल्कुल चैलेंज है, जो सूरत हाल है, हमें उस चैलेंज का मुकाबला करना होगा, उसको फेस करना होगा। देखिए, रिस्क एलिमेंट को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्च का अब उन्होंने फैसला कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, जुमे को उसका आगाज होना है, और ये उन्हें वाज़े तौर पर कहा है कि हम कानून के दायरे के अंदर रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, तशद्दुद हमारी सियासत नहीं है, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो हमारा बुनियादी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम रिकॉर्ड करवाएंगे। सही। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये अरशद शरीफ साहब के मामले में, जैसे कि आपने देखा अमेरिका से भी आवाज़ें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये ज़्यादती हुई है, जुल्म किया गया है। आपके ख्याल में, चूंकि ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान से बाहर हुआ है, इस मामले को फॉरेन लेवल पर किस तरह टेकअप करना चाहिए कि हर तरफ से ये मुतालबा जोर पकड़े, और कीनिया की गवर्नमेंट से किस तरह बात होनी चाहिए कि इस मामले पर तहकीकात हों और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कातिलों को? देखिए, उसमें कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि मुख्तलिफ फोरम्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का एक फोरम है, आपके इसके हटकर आप देखें ह्यूमन राइट्स के फोरम्स हैं, और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बॉडीज़ हैं वो बड़ी फ़ाल हैं और बड़ी मौसर हैं। अगर वो उस सतह पर ये आवाज़ उठे,
तो मैं समझता हूँ कि सर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फाल होते तो खशोगी कत्ल केस का भी सर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता, लेकिन आप जानते हैं कि पावर लॉबीज और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कितनी स्ट्रांग है। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए अर्ज ये है, तो ये तो एक मुश्तरका कोशिश होगी ना, तन्हा ना आप ना मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो एक जॉइंट एफर्ट है, जिस जॉइंट एफर्ट के जरिए आप इस शाह साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैटर ऑफ द फैक्ट है सर, ये कौम आपके साथ एक जॉइंट एफर्ट कर रही है इस मुल्क को बदलने के लिए, इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए। अरशद शरीफ साहब की फैमिली का इस निज़ाम पे अब भरोसा नहीं है, उनको नहीं लगता कि इस निज़ाम से उनको इंसाफ मिलेगा, तहकीकात साफ शफाफ होंगी। आपकी नज़र में सर आपको भरोसा है इस निज़ाम के ऊपर कि यहाँ तहकीकात, प्रोसिक्यूशन, अदालती निज़ाम, आइन, कानून, तहफ़्फ़ुज़ है सर? मैंने पहले आपसे पहला जुमला ही मेरा यही था कि जो भी कदम उठाया जाए उनकी फैमिली को एतमाद में लिया जाए, और उनका एतमाद होना उनकी वालदा का, दीगर हजरात का एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। उनके जो कॉलीग्स हैं, जो उनके साथी हैं, जो अरसा दराज से उनके साथ काम करते रहे और पढ़े लिखे लोग हैं, माहिरीन हैं, उनको एतमाद में लेना चाहिए। तो ये दो पॉजिटिव स्टेप्स होंगे। सही। अच्छा शाह साहब, गो के मरियम नवाज ने माफ़ी मांग ली, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन जिस तरह उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, किस तरह देखा आपने? देखिए मैं समझता हूँ कि वो जो ट्वीट था वो बड़ा नामुनासिब था, और इस स्टेज पर जब अभी उनकी तदफीन नहीं हुई, अभी उनकी बॉडी मुल्क में नहीं पहुंची, लोग गम के आलम में थे, इस किस्म का जो ट्वीट था उसमें बेहिसी थी, और उसमें मैं समझता हूँ एक तकब्बुर, एक गरूर था जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया, और लोगों ने मजम्मत की है। जो उनसे हमदर्दी रखते थे उन्होंने भी मजम्मत की है। सही। अच्छा एक सवाल और मेरे जहन में है, मुझे ये भी बताएगा शाह साहब कि इस सारी सिचुएशन में हमने कुछ माहिर कवानीन को सुना है, जो कि मैं एतजाज़ साहब की बात कर लेती हूँ, वो कह रहे हैं कि इतना आसान केस है ये वाला कि अगर उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फ़ोन मुझे मिल जाए या फिर उसका डेटा मिल जाए, कुछ माहिरीन मिल जाए, तो मैं फौरी तौर पर कातिलों तक पहुँच सकता हूँ। देखिए यही तो अर्ज है कि जैसे कि देखना है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, क्या पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या फैमिली उसकी इजाज़त देगी, ये सब सवालात हैं। और फिर ये इसकी कड़ियाँ हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की कड़ियाँ हैं जो आगे इस सारे केस को लेकर चल सकती हैं। सही। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि मिले इंसाफ हो, तहकीकात हो, प्रोसिक्यूशन इंप्रूव हो, सिस्टम हमारा बेहतर हो और लोगों की इनसिक्योरिटीज खत्म हो, क्योंकि इस वक्त कोई भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा है। साबिर शाकिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, और वो भी अताब का शिकार हुए थे जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी अरशद शरीफ की तरह। उनसे गुज़िश्ता रोज़ बोलने गुफ्तगू की थी, क्या रिएक्शन था, वो किस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं इमोशनली, देखिए ज़रा। पता है वो किस मजबूरी में था। मुझे पता है सलमान भाई, मुझे पता है कि वो किस कर्ब में मुब्तला था, मुझे पता है कि वो किस तकलीफ में था, पाकिस्तान से दूर किस तकलीफ में था, मुझे पता है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी अरशद शरीफ ने, नहीं जाना चाहता था वो, पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, उसे मजबूर किया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। आज जो पूछते हैं कि वो क्यों गया, वो पता है, हम सबको पता है वो क्यों, उसे मजबूर किया गया, उसे दहशतगर्द बना दिया गया, उसे गद्दार साबित करने की कोशिश की। ये वो सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि साथी थे अरशद शरीफ के और घंटों उनके साथ गुजारा करते थे। अब जाहिर है एक आम बंदा जो कि उनके करीब नहीं था वो इस कर्ब का शिकार है, तो ये तो बिल्कुल एक नेचुरल है। मैं ये कहूँगा कि ज़मीन तंग अरशद शरीफ के गिर्द नहीं की गई थी, हर पाकिस्तानी के गिर्द की गई थी, सच के गिर्द की गई थी, हक के गिर्द की गई थी। लेकिन अब अरशद शरीफ का जो सफ़र था वो आपको और मुझे आगे बढ़ाना है, भूल नहीं जाना है। हमेशा की तरह हम भूल जाते हैं सैडली, प्लीज़ इस दफ़ा भूलिएगा नहीं, सच और हक का साथ दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे कि बरतानिया में नया वजीर आजम आ गया है। भारतीय वो हैं, उनका नाम ऋषि सुनक है। वो एक फंड मैनेजर थे, हेज फंड्स में उन्होंने काम किया है, मिलियनर है, बहुत पैसा बनाया है और आज वहाँ के वजीर आजम बन गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है कि वजीर आजम इंडियन है, मेयर लंदन का सादिक खान पाकिस्तानी है, एक और वहाँ पर मेयर बांग्लादेशी हैं। तो यकीनन कितनी रिच कल्चरल वैल्यूज़ हैं और कितनी सारी यहाँ पे लोग आकर मिलते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तलहा, वैसे मेरी इस खबर की आप तस्दीक करें, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी गहरी नज़र है, मेरे से ज़्यादा। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने इंडियंस के लिए वॉक इन वीज़ा कर दिया है। यस, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वहाँ पे जो पैसा लगता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो इंडिया तो समझिए लंदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी तरह एशियंस में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ चाइना टाउन भी आपको मिलेगा, ग्रीन लंदन भी आपको मिलेगा, इंडियन एरिया भी मिलेगा। तो वहाँ पे सारी किस्म की कम्युनिटीज को बहुत वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छे से रखा जाता है, जिसकी वजह से वो एक नेशन बन जाते हैं और फिर इंप्रूवमेंट करते हैं कि पाकिस्तानियों की स्क्रूटनी का टाइम 1.5 साल कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पे जिस तरीके से चल रहा है, मैं आप देखिए, ईरान आपका पड़ोसी, आपका दोस्त नहीं है, आपका अफगानिस्तान आपका दोस्त नहीं है, इंडिया आपका दोस्त नहीं है, चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी वहां पर हम बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो अंदाजा कीजिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं कर सके तो इंटरनेशनल दूसरे मुल्कों के साथ क्या करेंगे सैरिश। लेकिन खैर ये है कि इंडियंस के लिए तो खैर अच्छा हो गया कि वो वहाँ पे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, काम करेंगे, वीजा ऑन अराइवल है उनके लिए, विजिटर्स के लिए। उनके जो मिनिस्टर है ना, वो मेड इन इंडिया गाड़ी में चलते हैं, वो लैंड क्रूजर नहीं मंगवाते हैं बड़ी वाली 8 करोड़ की। जो मेड इन इंडिया गाड़ी है 100% उनके मिनिस्टर उन गाड़ियों में चलते हैं, हमारे मिनिस्टर इंपोर्टेड गाड़ियों में चलते हैं। नो डाउट इंडियंस इस वक्त जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटी में इतना उन्होंने हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इंडिया से। बिल्कुल। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं, कुछ कराची की बात करते हैं। हम दूध चीनी की कीमतों से बाहर नहीं आ रहे, आईटी में हम क्या एक्सेल करेंगे जनाब। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन कराची वाले लावारिस हैं। इस वक्त दूध की कीमत पर जबरदस्त ब्लैकमेलिंग जारी है। तला, देखिए क्या हुआ है कि कमिश्नर कराची ने दूध का रेट फिक्स कर दिया, लेट्स से 170 रुपए, रिटेल करो 170 का। जो गवाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलसल जानवरों का चारा महंगा हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने चारे को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी हुई है। आपके फेडरल वफाकी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स नवीद कमर हैं, इस वक्त कराची से उनका ताल्लुक है, अल्लाह खैर करे। खैर उन्होंने इजाजत दी हुई है चारे को एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर जब जानवरों के लिए चारा इन गवालों को चाहिए होता है, डेयरी एसोसिएशन को चाहिए होता है, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। महंगा चारा आता है, कहते हैं महंगा चारा है, महंगी बिजली है, हर हमारा इनपुट बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, कैसे हो सकता है कि दूध की कीमत कम हो? वो भी मजबूरन बढ़ाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इल्जाम डालते हैं कि नहीं गवाले 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 गलत कर रहे हैं, गवाले गलत काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं आवाम को। एक्चुअली ये पॉलिसी, ये सिस्टम, ये निजाम जो है मजबूर कर रहा है लोगों को कि पैसे बढ़ाएं और फिर उनके ऊपर उंगली उठा के बोला जाता है कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही, आप जो बात कर रहे हैं क्या वाकई ही ऐसा है? इसकी हम तस्दीक भी करा लेते हैं। इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के शेख खलील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि प्रेसिडेंट डेयरी एसोसिएशन के शाकिर उमर गुजर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाकिर साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं शाकिर साहब या मैं गलत कह रहा हूं, पहले तो ये बता दें। तेन जी आप सही कह रहे हैं। हम बारहा इदारों को लिखते हैं, हम सोशल मीडिया पे कंपेन करते हैं कि जी चारे की एक्सपोर्ट, चारे की बाई प्रोडक्ट्स, अजनास की बाई प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को बंद करें ताकि हम सारिफीन को दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता दे सकें, पर हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अब भी जो कल दूध की कीमतों में कमी का फैसला हमारी जानिब से किया गया है, वो सेक्टर और सारिफ के वसी तर मफाद में दूध की कीमतों को दोबारा 170 पर लाया गया है कि हम दोबारा 1 महीने बाद बैठ के दूध की कीमतों पर नजरसानी करेंगे। जी अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा शेख खलील साहब, आप क्या इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? मैं तो परेशान हूँ, गरीब आदमी के लिए 1 लीटर दूध खरीदना भी कितना मुश्किल हो गया है। दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है, मजबूरी है दूध खरीदना और महंगा मिल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, बेबसी की तस्वीर बनी हुई है आवाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम शेख खलील है, मैं एक्टिंग चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमने कमिश्नर कराची के साथ मीटिंग भी ज्वाइन करी है और इससे पहले भी करते रहे। बात यह है कि जो डेयरी फार्मर ये लोग कहते हैं कि भूसा और ये चीज महंगी हो गई है, ये सरासर जो है ना बिल्कुल झूठ पे मबनी सारी बातें हैं। एक्सपोर्ट का बहाना बनाएंगे, 100 बहाने बनाएंगे कि हमको पानी मेला मिलता है, फलाना मिलता है। अरे भाई ये कौन सा प्योर सामान डालते हैं उसके अंदर?
ये सारा उसके अंदर मिलावट शुदा सामान डालते हैं। कौन सा ये हर चीज जो है प्योर सबूत है आपके पास जो कह रहे हैं? आपके पास सर कोई एविडेंस है या आप सिर्फ कह रहे हैं? मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ जनाब, आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, सब हमारे पास मौजूद है। ये इनका सब टेस्ट करा ले, इनकी क्वालिटी है, सब आपको पता लग जाएगी कि खिला क्या रहे हैं उसको। सेकंड बात, मेरी बात आप ये सुने, 70 लाख लीटर डेली कंजम्पशन है फ्रेशली की कराची में। इन्होंने कंज्यूमर कमिश्नर कराची के सामने कहा, तो आप उसको सुनेंगे थोड़ा सा 10 मिनट। इन्होंने कमिश्नर कराची के सामने कहा कि कराची में 4000 मिल्क की दुकानें हैं, जबकि मैंने कहा जी 40,000 से ज्यादा मिल्क की दुकानें हैं। हमारे पास पूरा डाटा होता है कंज्यूमर एसोसिएशन के पास, 20 साल से ये रजिस्टर्ड इदारा है, और हमने उसको बताया कि 4,000 दुकानें तो सिर्फ गुलशन इकबाल में निकाल के दे देंगे हम इनको। ये 4,000 दुकानों में माल दे रहे हैं, 40,000 दुकानों से ज्यादा 50,000 दुकानों में माल देते हैं। और आप ये देखें कि 70 लाख लीटर डेली इनकी कंजम्पशन है पाकिस्तान में। शेख खलील साहब, आपके पास इतने सॉलिड शवाहिद हैं, जितने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, तो फिर आपने केस क्राइम क्यों नहीं किया? फिर आप अदालत क्यों नहीं गए? आपने FIR क्यों नहीं कटवाई? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? शेख खलील साहब सांस लीजिए, सांस लीजिए। खलील साहब आप भी सुने, सांस लीजिए, सुने। आप सिर्फ आप सुने भी सही, दूसरों की भी सुने। आपका मौकिफ आया। मेरा सवाल यह है कि आप कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर हैं, आपने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की इस 2 नंबरी के खिलाफ? अदालत क्यों नहीं गए? FIR क्यों नहीं कटवाए? और आपने हमें शवाहिद अगर शेयर किए होते तो हम अपने व्यूअर्स को दिखा भी रहे होते। अभी ऐसे लग रहा है कि आप किसी एजेंडा के तहत बोल रहे हैं। हम नहीं, आप बात सुने भाई साहब, बात सुने। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सब हमारे भाई हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। हमें मुल्क की खिदमत करनी है। पहले तो हमें अपने जहन से ये चीज हटानी पड़ेगी कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं या कोई स्कोरिंग कर रहा है। पूरा पाकिस्तान सब मुसलमान है, हमारे सब भाई हैं, हमारे सब भाई हैं, चाहे वो फार्मर हैं, चाहे वो डेयरी फार्मर हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं, सब हमारे भाई हैं। हम सब ने मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है। बात ये मेरे भाई, आप खुद सुने, आप खुद देखें इसको शवाई को। 70 लाख लीटर दूध जो है डेली की कंजम्पशन है पूरी कराची में। 120 रुपए कमिश्नर कराची का रेट था, तो 120 रुपए पे इन्होंने तो नहीं बेचा, इन्होंने बेचा माल को 160-170 रुपए पे। अब कमिश्नर कराची ने 120 से 180 रुपए रेट कर दिया, 50 रुपए रेट बढ़ाया फौरन एकदम। 42% चले आपका मौकिफ आ गया। शाकिर उमर गुजर साहब, मुझे ये बताएगा, बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस पर वो भी बताएं, वो उस पर क्या अपना डिफेंस पेश करेंगे। मुझे ये बताएगा शाकिर साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मुल्क के दीगर शहरों में दूध सस्ता कैसे है? फिर अगर चारा महंगा है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो लाहौर फैसलाबाद में तो दूध सबसे सस्ता है। क्या वहां पर चारा फिर बाहर से नहीं आ रहा, वो अपना उगा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? असल में जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं इनका शेख साहब का भी मैं इनका एहतराम करता हूँ। देखिए, आप कराची में एक कंक्रीट के जंगल में रहते हैं जहाँ दूर दूर तक हरियाली नहीं है, और मुल्क भर में जो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वो ज़रूरी इलाके हैं, जैसे कि लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, या दीगर जितने भी इलाके हो गए। यहाँ हमें कराची में इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, या जिसमें हमें पंजाब का पे निसार करना पड़ता है और अंदरूनी सिंध पे। और दीगर जो हमारे अजनास हैं, यहाँ पैदावार होती है खालिस अजनास की बुनियाद पे, कंसंट्रेट की बुनियाद पे। यहाँ ग्रीन चारा तो है ही नहीं, बहुत कम है, अगर है तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो यकीनन उसकी कास्ट है, और उस कास्ट की बुनियाद पे ये सब चीजें महंगी होती हैं। और मैं कंज्यूमर एसोसिएशन, तमाम एसोसिएशन का हम एहतराम करते हैं, लेकिन बात तो इंसान को हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे करनी चाहिए। और हम सब में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। और बहुत जरूरी है अपने अल्फाज की बर्छियों से इन्हें हमें नहीं छेदना चाहिए। हम किसान हैं और इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और यकीनन सुबह शाम दोपहर धूप बारिश गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके हम आपके दस्तरख्वान को सजाते हैं 3 वक्त, और दूध अजनास दीगर चीजों। जो इल्जाम इन्होंने लगाया खलील साहब ने, गुजर साहब प्लीज इसका जवाब दीजिए कि 70 लाख की कंजम्पशन है, 40,000 दुकानें, आप 4,000 क्यों कहते हैं? असल में देखिए, दुकानों का तो मामला है रिटेलर्स का। रिटेलर्स हम हैं, फार्मर्स हम हैं, ग्रोवर हम हैं, पैदावारी, हम दूध की पैदावार करते हैं। तो हम हैं आप तकरीबन गुजर साहब, आप दूध की पैदावार करते हैं तो जानवरों के साथ तो फिर करप्शन हो रही है ना? यही कहेंगे कि वो कह रहे हैं जी आप मिलावट करके उनको चारा खिला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका भी जवाब दीजिए सर। एक बात मैं आपको बात बता दूं, ये मवेशी जो है मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा प्यारे। मैं अपने बच्चों को गलत खुराक दे सकता हूँ क्या?
मैं अपने बच्चों को कम कीमत चीज लेके गलत चीज नहीं खरीद सकता। बूस्टर इंजेक्शन बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये 3 अलग मामले हैं। बूस्टर जो इंजेक्शन है सुप्रीम पहले इंजेक्शन का बूस्टर हो गया, साइड इफेक्ट मालूम है आपको उसके? मुझे बोलने दे खलील साहब, जी गुजर साहब कंप्लीट करें। मसला यह है जी, देखें बूस्टर सुप्रीम कोर्ट पे पाबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी थी, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। मैं समझता हूँ इस पे बात करना गैर जरूरी है और अजनास की जहाँ तक बात है नहीं। अच्छा वैसे मैं एक बात आपको बताऊं गुज्जर साहब, मेरे सामने मतलब मैं अगर बाड़े से दूध लेने जाती हूँ, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि वो दूध निकालने से पहले उसको इंजेक्शन लगाता है, फिर वो ये कहता है कि इससे दूध जल्दी उतरता है। तो अब ये फर्क एक कॉमन बंदे को तो नहीं पता कि जल्दी उतरने वाला है बूस्टर है क्या है। मैं आपकी बात में दोनों अपने मेहमानों के लिए कुछ ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में जब भी कोई तनसाज बॉडी बिल्डर मुकाबला करने जाता है तो उसको स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर स्टेरॉइड नहीं खाएगा तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं सबने स्टेरॉइड खाए हुए हैं। उसी तरीके से जितनी भी डेयरी फार्म्स हैं दुनिया भर में वो इन इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी आउटपुट बढ़ाने के लिए, अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ द डे अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली। मैं सिर्फ नहीं समझता कि शाकिर गुज्जर साहब के फार्म पे ये होता होगा, पाकिस्तान के हर फार्म पे ये होता है। खलील साहब कुछ कह रहे हैं, खलील साहब कहिए। फैसला क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके खिलाफ फैसला क्यों दिया? इन्हीं के अल्फाज है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ शाकिर साहब फैसला दे दिया है, ममनू कर दिया है, इसको बैन कर दिया है। इन्होंने खुद कहा है, अभी आपके सामने कहा है इन्होंने। चले गुज्जर साहब आप अपना मौक़िफ़ दीजिए ना, आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखें जी, बोस्टन बैन हो चुका है और इसके लाने के लिए सप्लाई कोल्ड चेन की जरूरत है, तो अब ये नहीं आ रहा, और जब कानूनी तौर पर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। और दूसरा जो आपने दूध उतारने के लिए इंजेक्शन की बात की है, ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल होता है दूध उतारने के लिए और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और ड्रैप ने उसकी इजाजत दी हुई। राइट शाकिर साहब, खलील साहब आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स में लेना यहाँ पे चाहूंगा। आप कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के सदर हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आवाज उठाते हैं कंज्यूमर राइट्स के लिए, लेकिन मैं तो एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, कंज्यूमर राइट्स तो बहुत दूर की बात है भाईजान। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी एसोसिएशन की क्या बड़ी अचीवमेंट्स हैं, अब तक आपने क्या हासिल किया है, जिसके ऊपर आप फख्र करें? आपकी नॉलेज में लेके आऊं, पहले तो ये बताऊं कि 35 करोड़ रुपए रोज का ही 50 रुपए बढ़ने से बढ़ेगा, रोज का सारी की जेब से जाएगा 35 करोड़ रुपए। लेकिन मेरी बात, 1 अरब रुपए माहाना 30 दिन पे डिवाइड करें, 12 अरब रुपए माहाना सार्फिन कराची की जेब से जाएगा 50 रुपए बढ़ने की वजह से। सेकंड बात, आप ये कहते हैं कंज्यूमर ने क्या करा, कंज्यूमर ने पंजाब में कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर कोर्ट्स कायम करी, जिसपे किसी वकील की जरूरत नहीं है। चले हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह रहम करे कराची की आवाम पर, उनको भी सस्ता दूध मिले। अगली बार आपको बुलाएंगे, आप तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। खलील साहब आज वक्त की कमी है, खलील साहब विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन वेरी सून। करीमा शेख, खलील उर रहमान कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के सदर, शाकिर उमर गुज्जर डेयरी एसोसिएशन के सदर। यकीनन हमारे सिस्टम में हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन्हें दूर करके ही हम कंज्यूमर राइट सही तरह फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल कल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो मेरा ख्याल है अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, राइट? अच्छा ब्रेक नहीं लेते, उससे पहले हाँ बिल्कुल, आज मोइन जुबैर हमारी मुलाकात करवा रहे हैं अदाकारा मंशा पाशा से, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में द लेजेंड ऑफ मौला जट बेहतरीन इजाफा है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई मामलात हैं जिन पर होनी चाहिए नजर और अच्छा किरदार सबको निभाना होगा। देखते हैं मोइन जुबैर ने क्या गुफ्तगू की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा मंशा पाशा साहिबा, और इनसे मेरी मुलाकात 2017 में पहली बार हुई थी जब इनकी फ़िल्म आई थी चले थे साथ। इनकी पहली फ़िल्म थी और अब ड्रामा इंडस्ट्री में तो इन्होंने नाम कमाया ही, लेकिन साथ साथ फ़िल्मों में भी नाम कमा रही हैं। लेकिन अब इनकी फ़िल्म कब आएगी वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मंशा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। पहली बार आपको देखा था हमसफ़र ड्रामे में, उसके बाद मुलाकात हुई 2017 में एक होटल में, और आज यहाँ पर अब मुलाकात हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में मंशा कहाँ गई? उसके बाद नज़र नहीं है ये फिल्में। आपने काम तो किया, लेकिन अब जो फिल्में चल रही हैं उसमें अब जो फिल्में चल रही हैं वो दरअसल 2-3 साल पुरानी हैं, क्योंकि कोविड के दौरान वैसे ही फिल्में नहीं बनी। अब जब फिल्में फिर से बनेंगी तो इंशाल्लाह देखेंगे। तो किस तरह का रोल करेंगी आप? जिस तरह का ऑफ़र होगा, अगर कुछ अच्छा ऑफ़र होगा तो। ऑफ़र से मुराद, अभी मेरी बात हो रही थी और भी एक्टर से, उन्होंने कहा जी मैं अब करना चाहूँगा एक्शन रोल। मंशा कैसा रोल करना चाहती है?
दरअसल मुझे अब पता भी नहीं करके थक नहीं गए? नहीं, रोमांटिक करके की कहानी पे बेस करता है। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, लेकिन मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है कि अगर मैं अगली फिल्म करूँगी, क्योंकि फिल्में अभी कुछ तो जो बन रही हैं वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रही, कुछ अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं, तो लेट्स सी के व्हाट्स इन स्टोर। आपने बिजनेस की बात की, जिस ड्रामे में मैंने आपको देखा था हमसफ़र में, आपकी गेस्ट अपीयरेंस, माहिरा और फवाद खान का जो ड्रामा था उसके ऊपर वो अब एक फ़िल्म लेकर आए, द लेजेंड ऑफ मौला जट। उसने ज़बरदस्त बिजनेस किया, 10 दिनों में 100 करोड़ कमा गई, पाकिस्तान की पहली फिल्म साबित हुई। तो पोटेंशियल तो है भी फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल पोटेंशियल है आई गेस, बट ये भी देखना है कि ये एक वन ऑफ चीज़ ना हो। आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म। बिलाल लाशारी इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, और ये कहानी भी जो है मौला जट की वो एक बड़ी रूटेड है इन आवर हिस्ट्री। तो हमें ये भी देखना है कि माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा किया है, बट इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ, इट शुडंट बी वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये एक ही फिल्म थी जिसने किया, ऐसी फिर और फिल्में भी बने इंशाल्लाह। आपने फवाद और माहिरा के साथ काम किया है, फिल्म में किसकी अदाकारी अच्छी लगी? मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं, टिकट सस्ता हो जाएगा फिर देखना, 11 दिन बाद हो जाएगा। नहीं एक्चुअली मैं इतना अपने काम में मसरूफ़ रही हूँ कि मैंने सोचा है बिल्कुल, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये काफ़ी अरसे तक लगी रहेगी सिनेमा में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाकर देखूँ। अच्छा एक चीज़ और बताएं, फिल्मों में आपने कहा कि अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कोई अच्छी स्टोरी मिले, कोई अच्छा डायरेक्टर मिले, उसके बाद आप वहाँ पे काम करेंगी। तो जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको आप इस वक्त कहाँ देखती हैं कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के जो अदाकार हैं वो ये नहीं सोच रहे कि अब हमें फिल्मों में आना है? नहीं देखें, एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अब वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। आई थिंक ज़्यादातर एक्टर्स आजकल ये नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बाहर के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व करें, वेब में इन्वॉल्व करें। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स ने फिल्मों में काम भी कर लिया है, तो और सिनेमा क्योंकि अभी हर जगह थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो आई एम नॉट श्योर कि बाकी एक्टर्स क्या सोच रहे हैं, बट आई थिंक वेब इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन। अच्छा वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं। मंशा पाशा हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो पंजाबी ज़ुबान में भी कोई जुमले बोल सकें, अदाकारी कर सकें? बिल्कुल, अगर मुझे रोल मिलेगा कभी तो मैं करूँगी ज़रूर और सीखूँगी। अच्छा आप सोशल वर्क भी मैंने देखा, एक वीडियो आपने मस्जिद बनाई और इस तरह के आप एक्टिविटीज़ भी करती हैं, तो आपका रुझान, आपकी जो इनकम होती है उससे आपका रुझान अपने सेविंग्स, अपनी लग्जरीज बढ़ाना होता है या सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं? ये पर्सनल नोयत का सवाल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स जानेंगे तो खुश होंगे और आपको मज़ीद फॉलो करेंगे। जी मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इंसान जो है सिर्फ जो भी कमाता है वो सभी जो है दे देता है। इसकी इतनी अच्छी इंसान तो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मैं अपने आप का भी देखती हूँ कि भाई मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं और यही एक ज़रिया है अल्लाह की तरफ से कि मैं वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ, या अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही कि बस मुझे बहुत ही कोई आलीशान चीज़ चाहिए। तो ये भी एक ख्वाहिश थी, मस्जिद थी, वो मैंने अपने वालिद के लिए मैंने और मेरी बहनों ने बनवाई थी, तो वो अब एक ख्वाहिश थी और वो भी एक बहुत ही अच्छी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी की। हम बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो मज़ीद जगहों पे भी बनाने का प्लान है? अभी तो हमने एक बनाई है, लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जो एक इंसान कर सकता है, और हर इंसान अपने ही जो है ना सर्कमस्टांसेस को देख के करते हैं जो उनका दिल चाहता है, तो बस ये। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आम तौर पर जो एक्टर्स हैं उनसे मुतल्लिक लोग ये राय रखते हैं कि ये कलरफुल लाइफ गुजारते हैं और मतलब ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि लोगों को जिनको नहीं पता उनको पता लगे कि मंशा ने एक मस्जिद भी बनाई थी और वो हैदराबाद में थी। नहीं, वो हैदराबाद से आगे है, एक गांव है। मेरी अम्मी जो है वो 2-3 गाँवों को अडॉप्ट कर चुकी हैं, उनमें से एक मोहम्मद खास केली, उसी के साथ एक गाँव है जिसका अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसी वो जो सुजावल है ना उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो गाँव है, वहाँ बनाई है। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा इनसे आज मुलाकात करके। और इन्होंने अपनी जो कैरियर में आगे प्लान्स हैं उसको डिस्कस किया, और यकीनन जो इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, सोशल वर्क की तरफ जो ये रुझान रखती हैं
वो भी जो इनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग। मोइन जुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। मंशा पाशा ने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन अंदाजा लगा लें उनको। मंशा ने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी बिल्कुल, लेकिन उनको इस तरह की मूवी में काम करने की ख्वाहिश है। दैट मीन्स कि मूवी की वर्थ है, तभी वो कह रही है कि ऐसी मूवी में काम करना चाहेंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। मुझे लगता है आप नहीं देखेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अरशद शरीफ साहब जिनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है और उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं जो कि ताज़ियत के लिए आए हैं, उनके आखिरी दीदार के लिए आए हैं, उनकी फैमिली से दिलजोई कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी दाद रसी कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में उनको हौसला दे रहे हैं। उनकी जो जस्ते खाकी है वो अभी भी कायद आज़म हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि उनका दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। और लेकिन अभी तक पहले 5:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी है। अब इसी पर इत्तला बात करने के लिए हमें समीम रहीम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि 2-3 दिन से वहीं पर मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। तो समी साहब, अभी क्या बताया जा रहा है, दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए कब लेकर जाया जाएगा? मेरे पास इस हवाले से कोई हतमी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम दोबारा जो है वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए शायद ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पोस्टमार्टम उनका हो। अब कब होता है ये अगले थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में इसका डिसीजन हो जाएगा। लेकिन मैं एक और इशू पर भी बात करना चाह रहा हूँ। जो तहकीकाती टीम हुकूमत ने बनाई है जो कीनिया जाकर तहकीकात करेगी कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ वहाँ पर। अब उस पर जो उसकी जो टीम की कंपोजिशन है, मैं उसको देख रहा था, उसमें एक जो FIA से जो शामिल किए गए हैं अतर वहीद साहब, उनको DIG लेवल है उनका, डायरेक्टर वहाँ FIA में, तो वो ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। एक उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक और ऑफिसर हैं उमर शाहिद साहब। तो ये जाएंगे वहाँ पर कीनिया। अब इसमें थोड़ा सा जो इशू नज़र आ रहा है कि जो अतर वहीद साहब हैं वो हो सकता है बड़े इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हों, बड़े कोई ईमानदार ऑफिसर हों, लेकिन उनका शरीफ ख़ानदान के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत नुमायाँ है। ये वो साहब हैं, जब ये SP गुजरांवाला थे रिपोर्टेडली, और जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन के लिए, तो गुजरांवाला में इन्होंने अपनी पुलिस की जो बेल्ट है वो इन्होंने पेश की नवाज शरीफ साहब को कि मैं आपकी इस चीज़ पर मैं कुर्बान, और ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ, और मुझे पुलिस सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, मैं सरकारी नौकरी पर मैं तरजीह देता हूँ आपके साथ जो लॉयल्टी है। अब इसमें एक कुछ लोगों का कहना है कि वो उस काज के लिए खड़े हुए थे और उस वक्त पूरा पाकिस्तान जुडिशरी के लिए बोल रहा था, तो इसलिए वो भी बोले, तो ये तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने काम किया था। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो शरीफों के बहुत ही क्लोज़ हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी पोस्टिंग्स वगैरह भी होती रही हैं उसमें भी ये एक इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग लगाते रहे हैं कि वो जो शायद अतर वहीद साहब जो हैं वो थोड़ा शरीफ ख़ानदान के क्लोज़ हैं। अब इस वक्त जो कंपोजिशन है, इस वक्त जो ये हुकूमत है, जिस तरीके से ये ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो काम कर रही है, उस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए अतर वहीद साहब एक और भी वो काम कर रहे हैं इस वक्त। ये जो PTI की फंडिंग है मुबैना, जिसको कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, वो इन मामलात को भी उन्होंने देखा है और उसको वो देख रहे हैं। तो एक उनसे कोई, जबकि जो ट्वीट मरियम नवाज साहबा का भी कल आपने देखा, एक कैलस ट्वीट, एक बड़ा बेरहम ट्वीट, जिससे उनकी जो एक आपको अंदाज़ा होता है कि उनको गुस्सा कितना है, या वो अरशद शरीफ के बारे में वो क्या वो समझती हैं। तो मैं तो ये सोच भी नहीं हम सकते कि कोई ऐसे बंदे को ये लगाएंगे कि जो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सके। तो ये जो कमीशन बज़ाहिर जो ये एक बनाई है टीम जो वहाँ पर जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अपेरेंटली लग रहा है कि ये सारा काम वही है कि मट्टी पाओ, हर चीज़ को आप उसको हशप करने के लिए ये फौरी तौर पर टीम वहाँ पर भेजने की बात की जा रही है। और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, और जो बड़े करीबी अजीज़ व अकारब हैं अरशद शरीफ के, जो दोस्त भी हैं,
वो सारे के सारे इस कंपोजिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये आप हुकूमत की जो उजलत है बेसिकली इस मामले में कि फटाफट ये बस एक डिसीजन हो, और डिसीजन यही हो कि जनाब ये एक तो एक्सीडेंट था, अब तो कीनिया की पुलिस ने भी वो मान लिया है। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा, कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि अब ये टीम जाएगी या कोई और टीम एक सोशल मीडिया पर एक तरीके से कोई अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा जिसमें उन्हें साबित किया जाएगा कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ थे जो इलीगल काम में मुलव्वस थे, वो भी शायद वही काम कर रहे थे, या अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो उनके साथ थे, इसलिए वो निशाना बन गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ करप्शन के बड़े चार्जेस, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ एक फैसला लिया ताकि ये कह सकें कि वो भी चोर है, वो भी फ्रॉडिया। और आपने देखा कि उस फैसले के बाद इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आया किस तरीके से पोर्ट्रे किया। तो अरशद शरीफ की इंटेग्रिटी को ये बिल्कुल उसको हिट नहीं कर सके, कोई उसके खिलाफ चीज़ नहीं निकाल सके, वो एक दयानतदार ऑनेस्ट आदमी था। तो अब ये उजलत में इस तरह की कार्रवाइयाँ ये तकलीफ दे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे दिल वैसे दुखे हुए हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर ये हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। सही। ये तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये अब तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जिससे इनकी इन्वॉल्वमेंट का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो उसमें इजाफा हो रहा है। जितना आप इस बात को डिस्टॉर्ट करेंगे, इसको छुपाएंगे, यकीनन जी। समी साहब देखें, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात में क्या आपको कोई उम्मीद है? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग सर मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे कितनी ही बड़ी JIT, जुडिशल कमीशन, कुछ भी बन जाए, कैसी भी इंक्वायरी हो जाए, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। दूसरी चीज सर, इमरान खान साहब ने भी समी साहब कह दिया कि मैंने कहा था अरशद को बाहर जाने के लिए, यानी खान साहब को भी मालूम था कि थ्रेट कहां से निकल रही है। अरशद शरीफ की एक वीडियो है, वो कौन था जिसकी तरफ निशानदेही हो रही है कि एक शख्स है जो तमाम तर काम कर रहा है पीछे बैठा हुआ। तो यकीनन मालूम सबको है, लेकिन खामोश भी सब हैं समी साहब। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात भी, बड़े दिल से ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए दीज आर वेरी टफ टाइम्स, और बहुत सारे लोग घात लगा के बैठे होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे दुश्मन वो घात लगा के बैठे होते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिससे पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैले, लोगों में, इदारों में, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं उनमें, जो ग्रुप्स हैं उनमें आपस में डिवीजन हो, उनका ये एजेंडा होता है। तो इन हालात में तो जो हुकूमत वक्त है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अंदाज में आप काम करें ताकि शकूक पैदा ना हो। लेकिन जो काम ये हुकूमत कर रही है, ये अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये इनकी जो उजलत है और जिस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें फेंक रहे हैं, उससे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये अपनी पोजीशन को खुद ख़राब कर रहे हैं। मैं कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो उनकी टॉक थी, उसको मैंने सुना, रात भी मैंने 10 दफ़ा उसको मैंने सुना, एक एक वर्ड मैंने उसका सुना। उसमें कुछ चीज़ें यकीनन हकीकत हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है, अगर हमारे इदारे भी ये चाहते हैं कि उनकी तरफ उंगली ना उठे, तो फिर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि अरशद शरीफ की फैमिली की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो, उसको करने देना। अरशद शरीफ ने तो सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा था, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, और जब यहां उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो जब हर बंदे ने कहा कि तुम इस वक्त हिजरत करो यहां से, अपनी जान बचाओ, तो वो UAE चला गया, वहां पर भी नहीं रहने दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने दबाव डाला UAE अथॉरिटीज पर और उसको वहां से निकलवाया। कीनिया में तो ही एंडेड अप क्योंकि उसके पास कोई वीजा ही नहीं था, और फिर वो वीजे की वहां से भी कोशिश करता रहा, अमेरिकन ने रिजेक्ट किया, बरतानिया ने नहीं बात सुनी उसकी, और इसी बेबसी में उसको शहीद कर दिया गया, तो झुका नहीं वो। तो अब अगर उसकी ट्रांसपेरेंट, एक तो ये हुकूमत क्यों तहकीक कराएगी जिन्होंने खुद यहां से उसको निकाला, पर्चे 18 FIR दर्ज की उसमें, तो ये क्यों उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? मरियम नवाज के ट्वीट से इनकी जो दुश्मनी जाहिर होती है, तो ये उसके बाद ये उसकी तहकीकात करवाएंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आखिरी सवाल है समी साहब, एक छोटा सा, क्योंकि अवाम के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। एक जो खुर्रम अहमद नाम सामने आ रहा है, कुछ आपको मालूम है क्या वो उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे? कुछ भाई कह रहे हैं, वो कौन थे? होस्ट उनके मेजबान थे वहाँ पे, उनके भाई वकार अहमद भी, उनको भी ढूंढा जा रहा है, वो भी पोस्ट से हुए।
नहीं देखें, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कीनिया की जो पुलिस ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि खुर्रम जो उनके भाई थे, अब ये गलत इंफॉर्मेशन है, खुर्रम उनके भाई नहीं थे, तो किसी ने अपने आप को वहाँ पर उनका भाई बताया। अब वो कौन लोग हैं हमें हमारे पास उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी, मैं यही कह रहा हूँ कि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते ना। बिल्कुल सही बात कही DGISPR ने कि आप स्पेकुलेट ना करें, लेकिन जब हुकूमत ये काम करती है, जब इस तरह ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं होता और उसमें इस चीज़ को दबाने की या इसको हशप करने की कोशिश की जाती है, तो मेरा फिर कौम से ये सवाल है कि फिर हम क्या सोचें इसको। समी साहब, सोचने की तो बात वहीं खत्म हो जाती है जब हुकूमत पाकिस्तान के दबाव पे उनको दुबई छोड़ना पड़ जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। अब मेरे ख्याल से सोचने के कुछ बचा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच समी इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी डिस्कशन हमारे साथ शिनन। सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त कोई भी ऐसा शख्स जो सहाफत से जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हो, सच और हक के साथ जुड़ा हो, उसका दिल आज रो रहा है और न जाने कब तक रोता रहेगा, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का गम भुलाया नहीं जाएगा, उनको हमेशा हम अपने दिलों में जिंदा रखें। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल में दुआएं हैं जो कि अब अरशद साहब के लिए की जा सकती हैं, और दूसरा उनकी फैमिली को हौसला दिया जा सकता है। और बिल्कुल सिर्फ उनकी फैमिली नहीं, हम सभी ये चाहते हैं कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस मामले को टेस्ट केस बनाया जाए, इसकी तह तक जाया जाए, और ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पर ये वाली जो लाइन है ना, अब सैरिश के इस मामले को टेस्ट केस बनाया जाए, इसकी तह, हमने कितनी बार पहले कही है, कितनी बार पहले सुनी, आज तक ना कोई टेस्ट केस बना है, ना कोई तह तक पहुंचे हैं। There is always the first time, तला अल्लाह करे ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं छाती के सरतान के हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि अक्टूबर है ये, और ये महीना इस हवाले से है कि इस पे आगाही जो है वो मुहिम चलाई जाती हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि इंतहाई खौफनाक जानलेवा बीमारी है, मगर मौत की जानिब तेज़ी से बढ़ने वाली लातादाद ख़वातीन कम फहमी और लाइल्मी की वजह से इस बीमारी को समझने से ही कासिर हैं। लेकिन आज तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे सुबह सुबह हैरान कर दिया जब ये बताया कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में नहीं, मर्दों में भी हो सकता है। बिल्कुल, और मर्दों के हवाले से भी कहा गया है कि उनको भी आगाही होनी चाहिए। तो इसी सारी सूरत हाल को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो कैंसर की जो दवा दी जाती है उसकी ये डॉक्टर हैं, और ये बताती हैं कि कौन सी दवा खानी है और किस तरह खानी है। वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर हिरा खान हमारे साथ। डॉक्टर हिरा खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर हिरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो तलहा ने बात की, ये बड़ी नई बात है मेरे लिए भी। खवातीन का तो सुनते थे, मर्दों में भी अब ये छाती का कैंसर हो सकता है, उसकी अलामात हो सकती हैं? जी बिल्कुल, खवातीन में ज़्यादा कॉमन है, यानी रिस्क फैक्टर एक खातून होना इज़ अ रिस्क फैक्टर। लेकिन ये समझना कि ये मेल्स में नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑल्दो ये रेयर है, यानी इतना कॉमन नहीं है। जैसे हम कहते हैं हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस होते हैं, उस तरह ये कहा जाता है कि 40 में से किसी एक मर्द में हो सकता है। और मर्दों में ज़्यादातर ये उन मर्दों में देखा गया है जिनकी ब्रेका एक जीन है जो हमारी बॉडी में किसी इंसान में पाया जाता है, जिनमें ये फैमिली हिस्ट्री होती है, उन मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मेल्स को भी कहा जाता है कि अगर उन्हें कोई गुठली महसूस हो रही है या उनके स्किन में कोई सुर्खी है ब्रेस्ट पे, या वहाँ पे कोई सख्ती आ रही है या निपल से कोई डिस्चार्ज है, तो उनको भी मुआलिज से, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कोई केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में? हम आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स, मेल पेशेंट्स हु हैव ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर, कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है? इट्स नॉट दैट अनकॉमन। डॉक्टर, कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट? देखिए, रिस्क फैक्टर्स तो हमें पता हैं कि जो ख़वातीन हैं उनमें जो ख़वातीन जिनको बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं और बहुत बाद में उनको मीनोपॉज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशन जो है वो ख़वातीन में जो हार्मोन पाया जाता है उससे है। सेकेंडली, हमारा लाइफस्टाइल, हम जो हैं वो इतनी हेल्दी डाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। और मैं यहाँ पे एक ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे पास लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर हमें नहीं मिला, यानी दे हैड अ वेरी गुड, वो एथलीट्स थे
वो अच्छा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो जो मेन हम यहाँ पे मैसेज है वो ये है कि शायद होने से तो हम इसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो मेन चीज़ है दैट इज़ सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी आप अपनी बॉडी को जानें और हर महीना अपना मुआयना करें ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना होगा, अपना वेट का ख्याल रखना होगा, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी होगी, लेकिन खुराक से हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं कि वो चीज़ें खाएं जिससे कि बचता है इंसान कैंसर से? देखिए, उसमें बैलेंस डाइट ही है, यानी सिर्फ आप जो हैं मीट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी ग़िज़ा में वेजिटेबल्स को भी ऐड करें, फ्रूट्स को भी ऐड करें और मीट बिल्कुल ना छोड़ें, ऐसा नहीं है। तो एक बैलेंस डाइट अगर आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप रोज़ाना 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक है या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज है, इसको शामिल करें तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांस को कम करता है, ख़त्म नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पे ये इस चीज़ पे कर रही हूँ क्योंकि मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे। हमारे पेशेंट कहते हैं मैं तो बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं बहुत अच्छी अपनी बैलेंस डाइट भी लेती हूँ, तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आपने अपना मुआयना फिर भी करना है। और जो 40 साल से ज़ायद की ख़वातीन हैं उनके लिए मैमोग्राफी हर साल ज़रूरी है। मुझे एक बात और आपसे पूछनी दला, आपकी इजाज़त से, ये पीसीओज इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं? छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी ओवरीज पीसीओज हैं, मतलब जब उनकी शादियाँ होती हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं मेडिसिन के बगैर, ये इतना क्यों बढ़ गया? ये इसका ताल्लुक जो है वो हमारी डाइट से ही है। हम ऐसा क्या खा रहे हैं? हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे। मैं बताता हूँ आपको, खुद बताएं। मैं ऐड करता हूँ। अल्लाह ताला ने जब मुर्गी पैदा की थी तो उसकी ज़िंदगी थी 90 दिन। आज हज़रत इंसान ने वो 90 दिन से कम कर दिया है 32 डेज़, कि वो चूज़ा 32 डेज़ में तैयार हो जाता है, मुर्गी बन जाता है और लोग उसे खाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान जो जानवर खाता है उस तरह का हो जाता है। तो हम ये 32 दिन वाली मुर्गी खा खा के ना चूचू करके पैदा होते हैं, चूचू करके मर जाते हैं, वैसे ही हो गए और हमारी डाइट तबाह हो चुकी है। देखिए, इसमें हमारे पास अभी हम डॉक्टर्स जो हैं वो बात करते हैं तो हम रिसर्च के थ्रू करते हैं। मेरे ख्याल से बाहर के ममालिक की जो रिसर्च है उसमें ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं। हमारे यहाँ हमें नहीं पता। पहले बेटियां 13-14 पे प्यूबर्टी टच करती थी, अब वो तो बहुत जल्दी 10-11 के करीब प्यूबर्टी टच कर रही हैं। लड़के 9-10 पे प्यूबर्टी टच कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स द फूड व्हिच इज अफेक्टिंग अस। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, क्योंकि बड़ी ये मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से बचाए। कैंसर बहुत मूजी मर्ज़ है। अब इसमें जो कीमोथेरेपी है, क्योंकि आप कीमो से रिलेटेड मेडिसिन हैं जो कि आप बताती हैं कौन सी खानी है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजरस हैं। मतलब मैंने सुना है कि आपका जो ब्लड है वो जल जाता है, सारा बाल सारे उतर जाते हैं, ऐसी से बातें हैं। वाकई ऐसा है? पहले तो हम, क्योंकि दिस इज पिंकटोबर, तो मैं यहाँ डराने नहीं आई हूँ, इसीलिए हम वो बातें करें कि हम क्यों आगाही फैला रहे हैं कि जितनी जल्दी तशखीस होगी उतना कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सही। यानी अगर हम मैमोग्राम जो कहते हैं टेस्ट, वो जो इंसानी हाथ जब उसे गिल्टी को महसूस कर सकता है, मैमोग्राम 2 साल पहले उसे डिटेक्ट कर लेता है। तो जब इतनी जल्दी डिटेक्शन होगी, हो सकता है कि सिर्फ एक सर्जरी, अच्छा पहले तो पूरा ब्रेस्ट रिमूवल होता था, अब सिर्फ वो गुटली की ही जगह को हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं और ख़वातीन का जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो रहता है उनके साथ। तो जल्दी जब तशख़ीस होगी तो इलाज उतना ही कम होगा, क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं वो स्टेज 4 या स्टेज 3 के साथ आ रही होती हैं, यानी एडवांस स्टेज में, या जब बीमारी फैल चुकी होती है, उसमें इलाज लंबा भी है। अच्छा, कीमोथेरेपी की जहाँ तक हम बात करते हैं, यस, उसमें क्या खून जलता वगैरह नहीं है। कीमोथेरेपी ऐसी दवा है कि वो हर तेज़ी से बढ़ने वाले सेल के ऊपर एक्ट कर रही होती है। कैंसर भी तेज़ी से बढ़ता है। हमारी बॉडी में जो जिस तरह बाल हैं वो उनकी रोज़ाना की एक ग्रोथ है, हमारा जीआई सिस्टम है उसमें ग्रोथ है,
तो ये जो दवाइयाँ हैं ये उस पर असर करती हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे असर होता है। सही, ठीक है, तो ये ना हो इस कि बीमारी लोग से इलाज से डर शॉर्ट, इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है। बिल्कुल। और क्योरेबल है, और जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे, जब आपकी एज 40 से अबव है तो आप हर साल अपनी ये टेस्ट अपना करवाएं, और जितनी जल्दी ये इसकी तशखीस हो जाएगी उतना जल्दी इसका इलाज भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिराप हमारे साथ मौजूद रही हैं। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ अपने व्यूअर्स को देंगे। बरतानी निजात बरतानवी सियासतदान ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह मुंतखब हो गए हैं। वो पहले एशियाई निजात बरतानी वज़ीर आज़म होंगे। तफसीलात के मुताबिक ऋषि सुनाक के हरीफ को बड़ी मुश्किलात रहीं और वो फिर नहीं उनका मुकाबला कर सके और ऋषि सुनाक पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। 100 कंजर्वेटिव MPs की हिमायत हासिल करने में नाकाम हो गए उनके मुखालिफ। बरतानी वज़ीर आज़म के मुकाबले के लिए ज़रूरी 100 MPs की हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद ऋषि सुनाक जो हैं पार्टी के सदर मुंतखब हो गए। बिल्कुल, और मैंने वैसे इनका इंस्टाग्राम भी तला फॉलो किया है, तो अभी इकोनॉमी को लेके काफ़ी कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सिचुएशन इस वक्त ये है कि आप देख सकती हैं स्क्रीन के ऊपर ऋषि सुनाक जो हैं वो एक इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सादिक खान पाकिस्तानी हैं, वो लंदन के मेयर हैं, और लुत्फुर रहमान बांग्लादेशी हैं, मेयर हैं UK में ही एक एरिया के। यकीनन इससे वाज़ेह होता है कितनी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी है जहाँ पे हर किसी को बराबर हुकूक मिलते हैं, बराबर मौका मिलता है। वाज़ेह होता है कि हर इंसान बराबर है। अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ऐसा वक्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोले। शामिल करेंगे वेदर सेगमेंट। और मौसम की बात करें तो मौसम बदल रहा है और लोगों का ये मुतालबा है कि बाबर आजम बड़े मोहतात रहें। जिम्बाब्वे का मैच कल है और अगर कोई मशकूक नो बॉल नजर आए तो फौरन से उसके ऊपर अपील भी करें, रिव्यू भी लें, क्योंकि अंपायर्स कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह कोहली एक्टिव कैप्टन है उसी तरह हमारे कैप्टन को भी एक्टिव होना होगा और मैच की वजह से लोगों के अंदर का मौसम तब्दील होता रहता है। आइए बाहर के मौसम का जिक्र करें तो बाहर का मौसम भी बदल रहा है। अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं दुबई में इस वक्त 35 चल रहा है, साथ साथ नागपुर 27, नई दिल्ली 28। वेदर इज चेंजिंग। कराची की बात करूं तो कराची में भी रात को ठंड हो रही है, इस्लामाबाद में रात बड़ी ठंड हो रही है और दिन में वहां पे आज कुछ गर्मी नोट की जाएगी इस्लामाबाद में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33, कम से कम 23 होगा। ये कम से कम 23 की वजह से हमारे बिजली के बिल कम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज में सर्दी बढ़ गई है तो गैस के बिल्स उन्हें बड़ा परेशान कर रहे हैं। यहाँ इस एरिया में, कराची वाले एरिया में बिजली महंगी होती है, वहाँ गैस महंगी होती है हीटर्स की वजह से। कराची से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे शहर की, लाहौर का जिक्र करें तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मूविंग फॉरवर्ड इस्लामाबाद में मैक्सिमम 29, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। और अगर आगे बढ़े पेशावर की जानिब तो वहाँ 28 मैक्सिमम, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में 24, कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में इस वक्त जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उनका रुख जैसे ही कराची की तरफ बढ़ेगा, हम देख रहे हैं कराची में भी हवा बड़ी तेज चलना शुरू हो गई है और जैसे ही कोयटा में हवा ठंडी होती जाती है कराची का मौसम भी बदलता जाता है। उम्मीद करते हैं बदलते मौसम के साथ आप भी तैयार रहेंगे। यकीनन गर्म कपड़े निकाल लीजिए अगर आपने अभी तक अपने बैग से बंद किए हैं। कराची वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मशवरा है क्योंकि बाकी पाकिस्तान ने तो निकालनी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा मौसम का सेगमेंट पसंद आया होगा। चलते हैं वापस सैरिश की जानिब। जी जनाब, अब कुछ बात करेंगे बोल मोटिवेशन की। तो आज बड़ी ज़बरदस्त एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख लिया कि अब दूसरों को सिखा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस और इतना नॉलेज किस तरह उन्होंने गेन किया, उस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हम्माद साफ़ी ने। सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हैं, 1 मिलियन से ज़ायद इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जनाब मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं। तो हम्माद, वेलकम टू दिस शो। आपने किस तरह ये स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, और सबसे पहले आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया होगा, मैं वो आपसे जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर, और सेकेंडली एक बहुत ही बेसिक सा स्टार्ट था हमारा। आई जॉइंड अ प्रोग्राम कॉल्ड सुपर किड प्रोग्राम एंड वहाँ पर मैं भी था, मेरे साथ और भी बच्चे थे, तो हम सबकी वहाँ पे ही ट्रेनिंग हुई। स्पीकिंग के हवाले से, एबिलिटीज़ के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हमें सीखने को मिली। इंग्लिश लैंग्वेज भी हमने सीखी, कंप्यूटर स्किल्स को हमने इम्प्रूव किया, और वही सॉफ्ट स्किल जो आजकल के दौर में हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है, उन स्किल्स के ऊपर हमने काम किया, उनको डेवलप किया एंड ग्रेजुअली उस चीज़ के ऊपर हम काम करते गए। वी टू वर्क ऑन इट
और करते करते फिर मुझे एक इनविटेशन आई, व्हेन आई स्टार्टेड टू टॉक, तो मुझे एक इनविटेशन आई थी पेशावर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे मैंने अपना सबसे पहला सेशन डिलीवर किया। फिर जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई एंड वी अपलोडेड इट ऑन सोशल मीडिया, तो बहुत ज़्यादा वायरल गई। तो फिर वहाँ से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते आगे पहुँचता गया। अच्छा, अब ये भी हमाद बताइएगा कि आपने इसमें लोगों को बताया अपनी वीडियोस में कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर किस तरह आता है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो होना चाहिए, जो आजकल खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप में ये कॉन्फिडेंस किस तरह आया? As I said before कि हमने इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की, बिकॉज ऐसी स्किल्स को अचीव करने के लिए बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड वी वर्कड ऑन इट। क्या प्रैक्टिस होती है? हाँ, हम जो प्रैक्टिस करते थे, सो हम वी यूज्ड टू टॉक, अगर बात की जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे शाय होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। हम जो है अपने क्लासरूम्स में हम बात करते थे, वी यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स, और ये जो फियर होता है बोलने का या घबराने का या शाइनेस जो होती है, तो इस चीज़ को हमने ओवरकम किया बाय प्रैक्टिसिंग ऑन इट। तो वो प्रैक्टिस हम करते थे बोलते वक्त, हम क्लासरूम्स में लेक्चर्स डिलीवर करते थे, हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, चाहे उस स्पीच कॉम्पिटिशन हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, हम उस चीज़ में हिस्सा लेते थे, हम शोज़ में हिस्सा लेते थे, हम लाइव प्रोग्राम्स करते थे, एंड वी यूज्ड टू डेवलप आवर स्पीकिंग एंड रीडिंग एबिलिटीज। अच्छा, और इस को प्रैक्टिस करते हमने बिल्ड किया। अभी आप इतने छोटे हैं, मतलब जाहिर है, वरना हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं कि अब 40 से अबव होते हैं, अच्छी खासी बुक्स उन्होंने पढ़ी होती हैं, जिसके बाद वो लोगों को गाइड करते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मायूस नहीं होना। लेकिन आप अभी छोटे से हैं, तो आप अपने जो हम उम्र हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि मायूसी नहीं, या फिर ज़िंदगी में कामयाब कैसे बना जा सकता है? देखें, मायूसी हर इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में, और ये चीज़ जो है, दिस इज समथिंग के कोई भी इंसान इससे खाली नहीं है। एवरीबॉडी उनको चैलेंजेस का सामना होता है और टैकल करना पड़ता है उनको, और ये डिफ़िकल्टीज आती हैं डेफिनेटली। अल्लाह ताला भी हमें कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्नमाल उसरि युस्र फ़इन्नमाल उसरि युस्रा, मैंने हर तकलीफ़ के बाद राहत रखी है। तो सबसे पहले इस पर यकीन रखना कि हर तकलीफ़ के बाद राहत ज़रूर है। ये चीज जो है इंसान को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। पर वो राहत आती वरफाना ला का जिक्र से है, जिसके बाद फइन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, वो जिक्र बुलंद करना होता है। बेशक अलम नशरा के माने अगर आप समझ लें तो जिंदगी के काफी सारे मसले आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माद, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक पूरे अल्लाह का उससे वाज़ेह कर देता है कि किस तरह में जिंदगी गुजारनी है। बट सैडली आई टेल यू सर समथिंग, हमने कुरान पाक को अरबी में पढ़ा, मौलवी साहब आए, 30 पारे कंप्लीट हुए, खाना खिला दिया, खत्म हो गया, बच्चे ने कुरान कंप्लीट कर लिया। हकीकत ये थी कुरान हमें समझने के लिए भेजा गया था, हमने समझा नहीं, हिफ्ज कर लिया। यजीद की फौज भी हाफिज कुरान थी, समझ नहीं पाई कुरान को। देखो कितना बड़ा गुनाह कबीरा कर बैठे। यही बात मेरे ज़हन में थी कि हमें तफसीर के साथ कुरान पढ़ना चाहिए। फर्ज एक आयत को समझ के पढ़ना 70 साल की इबादत है। एक आयत यानी सिर्फ आप 10 मिनट तफसीर को दे दें, 70 साल कुरान आपने अरबी में पढ़ाओ और एक आयत आपने 10 मिनट में समझियो, बराबर है। इमेजिन। बिल्कुल। चले जी, एक और बड़े जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई हीरो पाकिस्तानी है, हीरो पाकिस्तानी है जनाब, और हसीन इनका नाम है माशाल्लाह से, और ये माइक्रो पेंटर हैं। और अभी मैंने इनके ये माइक्रोस्कोप के साथ देखे हैं, इनके ये जो इन्होंने बनाए हैं मिनिएचर्स, और क्या ज़बरदस्त काम है नज़र पे। पहले तो वेलकम, आप हमारे शो में मौजूद हैं। हुसैन चौहान साहब। जी, हसीन चौहान साहब। हसीन चौहान, अच्छा मैं पहले समझा शायद हुसैन है, सरिश ने हसीन पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली आप हसीन चौहान है। हसीन चौहान। वाह जी वाह। जी जनाब। अच्छा मुझे बताइए, पहले तो नाम पूछ लो, नाम किसने रखा है? नाम किसने रखा है जी? नाम मेरे दादा ने रखा था मेरा नाम। हाँ, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी और मैं घर में पहले ही था। मुझे लगता है उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी, उनका नाम हसीन होगा। उनकी याद में जो है ना, उन्होंने आपका नाम हसीन रख दिया। हैंड नहीं कर दिया आपके साथ? हसीना होती ना। अच्छा हसीना होती, सॉरी यार। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आपसे कि इसमें मेहनत कितनी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है जितने छोटे ये मिनिएचर है, आंखों का तो काफी काम होगा इसमें, जोर आंखों पर। लेकिन खैर आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे ये बनाने चाहिए? असल में पेंटिंग तो काफ़ी आर्टिस्ट कर रहे थे, उनका काम मैंने देखा, उनसे इंस्पायर हुआ, लेकिन मैंने चाहा कि कोई डिफरेंट काम किया जाए, ठीक है, जो अलग से नज़र आए। हाँ, मैं जो ना करने में मेहनत भी हो और नज़र भी आए लोगों को कि किस तरह काम किया गया है। तो मैंने मिनिएचर की तरफ अपना रुझान किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मिलीमीटर की एक पेंटिंग तैयार की। 5 मिलीमीटर की एक पेंटिंग तैयार की। एक बात बताएं यार हसीन भाई जी, अल्लाह ताला आपको और हसीन करे, ये जो आपके फन पारे हैं,
इन पे नजर पड़ती तो है जी जी, पर नजर को दिखता बहुत छोटा सा कुछ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं फॉर एग्जाम्पल ये खाना काबा है। अब ये खाने काबा इतना छोटा सा, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक ग्लास चाहिए ताकि आप इसको देख सकें। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि नजर पड़ते ही मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या है, बड़ा आपको देर तक उसको गौर से देखना पड़ता है। ये देखिए जनाब, ये छोटी सी लूडो है, इसका पता चल रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटा मिनिएचर है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप होगा तो ही आप देख सकते हैं तला। खैर, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। ये आप बताएंगे कि मेहनत कैसे की जाती है और आंखों पे कितना जोर पड़ता है इसको करने के लिए? ये करने के लिए सबसे पहले आपको रोशनी ज़रूरी है और जुनून की हद तक शौक होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो इस पर करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स मैंने खुद मार्केट से भी कुछ परचेज़ किए, कुछ मैंने अपने हाथ से भी तैयार किए क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ब्रशेस ने मतलब डीपली ब्रशेस होते हैं इसमें कि हमें कहाँ लाइन लगानी है, कहाँ स्टॉक लगाना है, और उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपने एक भी गलती कर ली तो ये पेंटिंग को ज़ीरो करना पड़ता है। तो फिर तो बार बार बनानी पड़ती होगी, गलती बिल्कुल बार बार बनानी पड़ती होगी, गलती की गुंजाइश इसमें नहीं होती क्योंकि हम मिटा नहीं सकते इसको। सही। अच्छा हसीन, आप ये खुद दिखाएगा कि आपने क्या बनाया हुआ है? ये मैंने माचिस की तीली पे खाना काबा की पेंटिंग तैयार की हुई है। अच्छा, और ये क्या है? जी ये इसका कैप है। अच्छा कैप है। क्योंकि ये इतनी छोटी है कि हमारा कैमरामैन बेचारा पूरा जूम इन भी कर ले, इसका कैमरा नहीं दिखा सकता। नहीं, अपग्रेड चाहिए हमें कैमरा का उसके लिए। सही, ऐसा ही है। अच्छा, आप एग्जीबिशन में भी आप गए थे, क्या रिस्पांस मिला आपको? एग्जीबिशन में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला भैया, ठीक है। एक डिफरेंट काम था, एक न्यू काम था देखने वालों के लिए भी, और लोग जो है अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि हमने आज से पहले इस तरह का काम देखा नहीं। एक मिनिएचर बनाने में कितना वक्त लगता है? एक मिनिएचर बनाने में कम से कम मैं इस पर 10 to 20 मिनट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो हफ्ता 10 दिन तो कम से कम लग जाते हैं इसमें, एक बनाने में। सही। तो अच्छा, अब इसमें लोगों की दिलचस्पी क्या देखी है आपने? दिलचस्पी ये है कि वो मतलब कि शौक़ से देखते हैं ये काम, कि उन्होंने आज से पहले ऐसा काम देखा नहीं तो वो शौक से इस वजह से देखते हैं। कैमरा पे भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो समझ पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। खाना काबा है एक पे, नहीं इतना छोटा सा है ना, इसके लिए आपको नए वाले कैमरा चाहिए प्रोड्यूसर साहब। इन कैमरा से नहीं होगा। पेंटिंग है, अल्लाह लिखा हुआ है, बहुत छोटा बिल्कुल। हम चले फिर भी गौर से करीब से, क्योंकि लाइट्स भी हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन कैमरे पे बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लेकिन खैर ये आर्ट है, इस काम को नजरों में लाना भी एक अलग आर्ट है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि लोगों की इसमें दिलचस्पी क्या आपने देखी है? लोगों की दिलचस्पी यही देखिए कि शौक पैदा होता है उनमें काम करने का, कि कुछ इस तरह का काम भी होता है, ठीक है। आज से पहले उन्होंने देखा नहीं। एग्जीबिशन वगैरह मैंने हैंग की तो अलग से एक चीज़ नज़र आ रही थी, लोग देख रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, जो बाहर दूर से तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको करीब आके जब देखते थे मैग्नीफाइड गिलास की मदद से तो वो काफ़ी मतलब कि इम्प्रेस होते थे कि ये काम किया कैसे आपने और ये बनाया कैसे। अच्छा, वैसे हसीन, अब हर काम जो भी आप करते हैं उसमें उसको मज़ीद बेहतर करने की गुंजाइश तो होती है। अभी आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए बिल्कुल ये नई चीज़ थी, तो आप क्या चाहते हैं इस फील्ड के लिए, इस आर्ट के लिए, जो कि नहीं यार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मिनिएचर पे काम, क्योंकि अब काफ़ी कंट्रीज़ में ये काम होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये काम करें, सीखें, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करें। सिखाया जाए। जी बिल्कुल, अकेडमी होनी चाहिए, और हैं भी मेरा ख्याल है कराची में जो इतना मिनिएचर सिखाते हैं। आपने कहीं से सीखा? नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। गॉड गिफ्टेड मतलब कुछ कैसे, आपको कुछ तो एक आइडिया बेसिक्स भी चाहिए होती होंगी ना, कि कैसे शुरू कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपने कैसे शुरू किया? मैंने कुछ यूट्यूब की मदद ली, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मेरा ख़ुद का जो है ना शौक़ था, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ना कामयाबी दी थी। ताला आप इतने खामोश क्यों हैं? आई एम रियली सरप्राइज्ड। वरना ताला मुझे कहते हैं सैरिश प्लीज 1 मिनट, मेरा सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त सारे आपके सवाल होंगे, मैंने आपको दिया। नहीं ताला, आप बोलते हुए अच्छे लगते हैं, तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आप कीजिए, फिर हम इनको क्या कमा लेते हैं हसीन, इससे आपकी क्या अर्निंग्स होती हैं? सर अर्निंग्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो। क्योंकि अगर ये पेंटिंग को अपने घर में हैंग भी करेगा तो ये ना डिस्प्ले दे सकती है और ना किसी को नज़र आएगी है। ये तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एक न्यू एक लेटेस्ट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो हम गेस्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन ये हैंग की भी नज़र नहीं आएगी। अच्छा, एक मैच चल रहा है अभी वर्ल्ड कप का ना, आयरलैंड और इंग्लैंड का, आपकी नज़र में कौन जीतेगा? सर नो कमेंट्स, क्योंकि नो कमेंट। क्रिकेट से आप भी मेरी तरह क्रिकेट से बिल्कुल प्यार नहीं करते। बिल्कुल सर, मुझे आइडिया ही नहीं है। अब हम दोनों भाई हैं, अच्छी बात है। इस वक्त आयरलैंड ने 113 रन बना लिया है, इंग्लैंड जीतेगा। 3 आउट हैं, 13 ओवर्स हो चुके हैं, और ये अपसेट्स का वर्ल्ड कप है, एनीथिंग इज पॉसिबल। आई थिंक आयरलैंड भी जीत सकता है, और लेट्स से नथिंग कैन नेवर प्रेडिक्ट क्रिकेट।
आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है। सही, हम हसीन चौहान आपका शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप इसमें मजीद आगे बढ़ें और आपके इस फन को लोग सराहें। बहुत शुक्रिया आपका। जी तला, अब आप आगे बढ़ें, इतनी खामोशी मैं बर्दाश्त तला की नहीं कर सकती। चलें बढ़ते हैं। अजीम जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इल्म नजुम के माहिर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं जाफरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। अब इस वक्त मुल्क एक बहुत बड़े अलमी सानहे को बर्दाश्त कर रहा है, गुजर रहा है एक बड़े मुश्किल वक्त से। शहीद अरशद शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि उनकी तहकीकात में इंसाफ होगा? इंसाफ के हवाले से हमारे मुल्क के सितारे क्या कहते हैं आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने फिल्म में। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी जो है ना, ये मुझे नहीं लग रहा कि फौरी कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि माजी में भी जितने गए उनको कौन सा इंसाफ दिला दिया गया जो इनको मिलेगा। ठीक है, मगर मुझे अब ये लग रहा है कुछ 24 नवंबर को जो सैटन चेंज हो रहा है, तो उसके बाद से कुछ कानून बहुत सख्त हो जाएंगे हमारे मुल्क में और ओवरऑल भी। मतलब आप इधर चले गए उधर चले गए, इतना ईजी नहीं होगा। तो उसकी वजह से शायद आने वाले लोग जो हैं हमारे मुस्तकबिल में वो सेफ हो जाएंगे। उनकी सेफ्टी के लिए नए कवानीन जरूर राइज हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा मैंने बताया था लास्ट शो में आपके 23 की रात को जुपिटर सीधा सैटर्न सही हो गया है, और अब जुपिटर ठीक होने जा रहा है 23 को नवंबर को। तो ये 23 अक्टूबर 23 नवंबर, जुपिटर पहले सैटर्न फिर जुपिटर, ये दो बड़े प्लैनेट जब ठीक हो रहे हैं ना, एक हो चुका है एक होने जा रहा है, तो आपको वाज़े तौर पे तब्दीलियां नजर आएंगी और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा अब लोगों से। अच्छा, ये मैं आपको अभी क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि तब्दीली अब नजर आए, बड़ा बेताबी से मुंतजिर हैं लोग, तो ये हफ्ता आगे जो गुजरेगा इसमें लॉन्ग मार्च भी शुरू हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि जरा बताएं वो कितना कामयाब रहेगा। कार्ड्स क्या कह रहे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं? काश देखें ना, काश लॉन्ग मार्च जो फ्राइडे रखा है वो सैटरडे हो जाता है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे कमर दर्द अकरब है। और मैं कोई तकरीबन 20 साल से बोलता आ रहा हूँ कि भाई कमर दर्द अकरब में नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये तो पुराना ही है जाफरी साहब, कब से चल रहा है लॉन्ग मार्च? एपिसोड 5 है। कब से चल रहा है? हाँ सर, एपिसोड 5 है ना सर। लॉन्ग मार्च होता है, रुकता है, होता है, 26 दिन का हुआ, 2-4 दिन होते रहे। नया काम तो नहीं कहेंगे ना जाफरी साहब। मगर मैं वही कहूंगा ना कि कल का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना महीने में 2 दिन होते हैं ऐसे जिसमें आप जो काम करें उसका अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा नहीं आता। वक्ती तौर पे आपको लगेगा लो मैं 1 घंटे में तो बहुत कमा गया, मैं बहुत कर गया, ये नहीं पता 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ 1 महीने में लुटा दिया। तो जब ओथ उठाया था तो भी खान साहब ने कमर दकरब में उठाया, कल फिर ये करने जा रहे हैं कमर दकरब। तो थोड़ा सा इसको साथ साइंस को लेके चलते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर वही है कि अब मेरा तो कम से कम ये है कि भाई अब ये ख़त्म किया जाए, एक तरफ मामला किया जाए। ये कब तक हम लॉन्ग मार्च और रोड बंद और ये कब तक हम सहते रहेंगे, देखते रहेंगे? ठीक है ना, तो बस यही है। जब तक सच और हक का साथ देके अपने सर पे गोलियां खाते रहेंगे। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, वजह फरमाया। फाइनली फिर चला हम पूछ लेते हैं कि अगला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कह रहे हैं? मुल्क का फ्यूचर जाफरी साहब, मुल्क का फ्यूचर देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिस डायरेक्शन में हमारा मुल्क जा रहा है काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे आपकी नज़र में जानना चाहता हूँ कि आपको सितारे ये क्या बताते हैं फ्यूचर के हवाले से मुल्क के? देखें, मुझे जो भी चेंजेस नज़र आ रही है ना वो जनवरी मिड के बाद से नज़र आ रही है। सही, ठीक है। और हाँ, और ऐसी कोई मैं नहीं कहूँगा कि जनवरी मिड के बाद से बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। शुरू में 1-2 माह जरा मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल, अभी कैलकुलेट पक्का किया नहीं, फरवरी मार्च तक तो जरा हल्का फुल्का रगड़ा सा नजर आएगा आपको। अच्छा चले, मैं चाह रही हूँ टाइम चूंकि कम है, थोड़ा सा जरा हॉरोस्कोप की तरफ भी आ जाएगा, क्योंकि ये मंथ तो खैर स्कॉर्पियंस के लिए है, अक्टूबर नवंबर। तो सितारे स्टार्स के हवाले से क्या कह रहे हैं? हम स्टार्ट कर लेते हैं ना एरीज से, जल्दी जल्दी आपके पास क्योंकि टाइम कम है। हाँ, एरीज से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा वीक है उनका थोड़ा सा उनको कहेगा जल्दबाजी से काम ना लें, ठीक है, क्योंकि अपना स्टार्ट थोड़े से जल्दबाजी में गया हुआ है, बाकी चीज़ नॉर्मल रहेंगी हर चीज़ है। हाँ, कल और परसों मैं ये बार बार कहूँगा, कल और परसों सेहत का ख्याल रखें अपनी और ड्राइव केयरफुली करें। टॉरस वालों का थोड़ा सा वैसे ही ज़रा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई लेन देन में मामलात में हो सकते हैं, ठीक है, उसमें केयर करें। फाइनेंशियली मामलात में लेन देन में जेमिनाई वालों का वैसे ही अपना गुरूब हुआ हुआ है, वैसे चेंज भी हो गया, मगर गुरूब होने से ये नहीं कि काम रुक जाएंगे, काम उनके होते रहेंगे।
कैंसर वालों का 2 दिन, कल और परसों, यानी कि थर्सडे फ्राइडे, इनको केयरफुल रहना चाहिए हर मामले में। अच्छा, उसके बाद लियो का वैसे ही अपने से थर्ड में गया हुआ है, ख़राब पोजीशन में गया हुआ है, कोई गलत काम कर बैठेंगे तो अगर कोशिश करें 15 नवंबर तक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें लाइफ के। विर्गो वालों का अच्छा है, फाइनेंशियली गेन्स रहेंगी, थोड़ी बहुत बेटरमेंट ही फील करेंगे। उसके बाद लिब्रा का है, लिब्रा भी ठीक है, बेशक उनका अभी ग्रहण भी लगा है कल, सारे मामलात, मगर उनको चाहिए थोड़ा सा सदके पे जोर दें, अपना चीनी का सदका, बाजरे का सदका, आटे का सदका दें। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो कल और परसों ज़रा मोहतात रहें, उसके बाद थोड़ा सा इनकी चीज़ें बेशक अभी अच्छी नहीं चल रही, मगर थोड़ा सा कल और परसों ज़रा मोहतात रहें। सेक्रेटेरियस वालों का अच्छा हो गया, जुपिटर इनका ठीक हो गया था 23 नवंबर की अक्टूबर की रात को, तो अब इनके मामला ठीक चलेंगे। कैप्रिकॉर्न का 24 नवंबर से ठीक होने जा रहा है, नहीं मैं सॉरी फिर मिक्स कर गया। सेक्रेटेरियस 24 नवंबर को होगा, कैप्रिकॉर्न का 24 अक्टूबर को ठीक हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद एक्वेरियस का भी ठीक हो चुका है 24 अक्टूबर से, तो इनके भी मामलात में अब जो रिवर्स गियर लग रहा था वो वापस आगे जाएगी इनकी गाड़ी। आखिर में बारी है पाइसेस की। पाइसेस का 24 नवंबर से ठीक होगा, मगर अभी भी उनका खराब पोजीशन में नहीं है, बेहतर है और मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे कि सभी के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और सदका तो वैसे भी करते रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये। और साथ में अभी जो सिचुएशन है उसमें दुआएं, वो तो खैर हर मसले का हल है, दुआ तो तकदीर बदल देती है। बहुत शुक्रिया आपका अजीम जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और हसीन चौहान भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तला आज के शो का वक्त तमाम होता है, उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को हमारा शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। डू गिव अस योर फीडबैक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।